लर्नर्स। तो आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है जेंडर। एक्चुअली जो जेंडर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, ग्रोइंग एज अ बॉय एंड अ गर्ल, ठीक है। बट जो एग्ज़ाम्स है ना, जो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उसमें जैसे सब में बताया जाता है एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी और पीएससी एग्जामिनेशन। जेंडर उसमें क्या ज़रूरत है इस जेंडर को पढ़ने की, एंड उसमें क्या इसका वैल्यू है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे एक और बात है जो समझने के लिए है। फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी सिक्स्थ के स्टूडेंट्स है और सेवेंथ किड्स, ठीक है। सिक्स्थ सेवेंथ टिल टेंथ, जो भी एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ, इन द टेंथ स्टैंडर्ड आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं। आपको मेडिकल लेना है, नॉन मेड लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ये आप सब उस टाइम डिसाइड करते हैं। बट अगर आप में से कोई स्टूडेंट जाना चाहता है फॉर द यूपीएससी और द पीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, यूपीएससी या पीएससी एग्जामिनेशन या गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, कोई ऐसा चाहता है अपना करियर, तो उसको फिर टेंथ के बाद क्या कर, उसको एक तो सिक्स्थ से जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं ना, इसको सीरियसली पढ़े। एंड फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी वो सब्जेक्ट्स ले जो कि जो आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यू हैव, मतलब अब जो कॉम्बिनेशन हो ना, जैसे उस कॉम्बिनेशन में जियोग्राफी हो, या उसमें पॉलिटिकल साइंस हो, या उसमें इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स मस्ट है फॉर दैट। उसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या आप उसमें और हिस्ट्री, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप क्या कर लीजिए, इनको आप अपने जो 11th 12th स्टैंडर्ड में इनको आप क्या प्रेफर प्रियोरिटाइज कर लीजिए 11th 12th वाले में स्टैंडर्ड में। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। उसके वजह से आप बीए करेंगे इन द आर्ट्स, आप करेंगे बैचलर्स इन आर्ट्स, ओके। एंड इन दैट 4 year ग्रेजुएशन ऑल्सो आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को प्रियोरिटाइज कर लीजिए, मतलब इन्हीं का कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हिस्ट्री में कहीं मिलता है कॉम्बिनेशन, तो वही कॉम्बिनेशन लीजिए। अगर ज्योग्राफी नहीं मिलता है कोई बात नहीं, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या कोई इकोनॉमिक्स, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन देख लीजिए। तो जो ही जैसे आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा ना, उसी उतना आपको यूपीएससी एंड इसका प्रिपरेशन भी कंप्लीट होता फिर, मतलब होता जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस बीए जो आप ग्रेजुएशन करेंगे ना, इसी पीरियड में आप यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। कब? जब आपका बीए होगा, जब आपका बैचलर्स चल रहा होगा ना, जब आपका बैचलर्स चल रहा होगा, यानी कि जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आप यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उनको स्टार्ट कीजिए पढ़ना। बिकॉज आपने एनसीईआरटी सारी पढ़ी होगी टिल ट्वेल्थ, ठीक ठीक है। ट्वेल्थ के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ता है? स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना पड़ता है। तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना कीजिए और अपना ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू कर लीजिए। तो इन दैट 4 years आपका बुक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड यहाँ से आपका बैचलर्स। तो उसके बाद आपको सीधे यहाँ से आप ग्रेजुएट भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम, एंड फ्रॉम हियर यू कैन गो फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली आप जो ही आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उसी साल आप जो यूपीएससी का फॉर्म भर लीजिए, उसका एप्लीकेशन फिलअप कीजिए, एंड यू गो फॉर द एग्जामिनेशन। बट इन दिस जो आपका ये बैचलर्स है ना 4 years का, जो आपका ये 4 years का बैचलर्स है, इसमें आपको कुछ और जैसे यूपीएससी का स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, आपको सी सेट पढ़ना पड़ेगा, अपना ऑप्शनल उसको भी देखना, मतलब आपको सोचना है कि मैं कौन सा ऑप्शनल हो। जैसे आपने ट्वेल्थ तक पढ़ा होगा सारा, यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है, सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। तो उसमें आपको लगता है कोई मेरा सब्जेक्ट है जो मेरा स्ट्रॉन्ग, जैसे किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का ज्योग्राफी हो जाता है, किसी का हिस्ट्री हो जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चुन लीजिए फॉर योर ऑप्शनल। एंड उसमें अपना एक्सपर्टीज वो आपको होना चाहिए, ठीक है। उस सब्जेक्ट को बेटर और बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, उस सब्जेक्ट का बहुत आपको वास्ट नॉलेज होना चाहिए। तो ड्यूरिंग दैट आप अच्छे से अपना यूपीएससी एंड प्लस अपना बैचलर्स दोनों अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, और अपना प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि लेटेड भी हम लोग जैसे कोई इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टर एमबीबीएस करता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हम जाएंगे फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो वो भी ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जितना हम लोग टाइम फिर चला जाता है इन ऑल सच थिंग्स, इससे बेटर है कि इंसान पहले ही, क्योंकि अब जो टाइम जा रहा है ना, कि उसके बाद इंसान को फील आता है कि हाँ, अगर मैंने टाइमली अपना प्रिपरेशन, अपना वो एक पाथ सेट किया होता, तो मैं एक बेटर पोजिशन पे अभी होता। तो इसीलिए बेटर आपके लिए ये हो जाता है कि आप पहले से अपना माइंड सेट बनाइए कि आपको क्या करना है, आपको लाइफ में किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आपको अपने लिए कौन सा वाला करियर चूज करना है। तो उससे अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई का भी वो डायरेक्शन कर लीजिए।
तो ये आपके लिए बेटर होता है, बिकॉज लास्ट में बहुत सारे बच्चे हैं मतलब जो बहुत मतलब जो 10-10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5-5 साल से, एंड देर मतलब उनका सारा वक्त ज़ाया हो जाता है इन ऑल दीज गवर्नमेंट एग्जाम्स या पीएससी एग्जामिनेशंस। तो ये अपना अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो लाइफ है इसमें कोई स्ट्रेस ना आए, इसमें कोई वो फिर जो फाइनली इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, लोगों को एंजाइटी होता है, ये सब नहीं हो आपकी लाइफ में। तो इसीलिए आप पहले से अपनी प्रिपरेशन को, अपने जो एजुकेशन सिस्टम को ना, उसको उसी डायरेक्शन में ले जाइए जहाँ पे आप कोई मतलब बोले ही नहीं, क्योंकि एटलीस्ट तो ग्रेजुएशन तक तो हर कोई पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ाना ही चाहता है। एंड अगर आप ग्रेजुएशन तक ही अपना सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे कि आप एक बेटर द मोस्ट कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं इन टिल बैचलर्स, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है ये फॉर योर करियर। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, अभी से आप इसकी एक डायरेक्शन लीजिए, बिकॉज बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंसान को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने भी देखे हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन के टाइम उनका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हालत ख़राब होता है सच में, एंड इट्स वेरी डिसगस्टिंग एंड यू बी वेरी डिसपॉइंटेड, इट्स वेरी स्ट्रेसिंग, ठीक है, बहुत स्ट्रेसफुल ये सारा सिचुएशन होता है कि अटेम्प्ट्स ख़त्म होते हैं एंड you are not getting into somewhere and it's very stressful, it's very anxious, ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है विद द टाइम, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देती है। तो बेटर है आप अपना करियर पहले से ही अच्छे से सोचिए, करना क्या है, जाना किधर है, किस दिशा में जाना है, लाइफ का मुझे फ्यूचर क्या करना है, किसी को हर एक के अलग अलग अपने टैलेंट्स होंगे या उसके सबके अलग शौक होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सोचिए, पहले से ही सोचिए कि हमें करना क्या है। और अगर अगर आपने कोई गोल सेट किया तो उस गोल का डायरेक्शन भी देख लीजिए कि उस गोल को पहुंचने तक मुझे क्या क्या करना है, मुझे किन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो उन स्टेप्स को आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर लीजिए, सो दैट कि आप अपनी गोल तक एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंच जाए। बिकॉज अब हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट होता है इन ऑल सच थिंग्स। इस पर आप बहुत अच्छे से सोचिए आपको लाइफ में क्या करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर का नाम था जेंडर, ठीक है, अब हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था। तो जेंडर क्या होता है, जैसे हम एक सोशल कंस्ट्रक्ट देते हैं, ठीक है, जैसे कि एज जो सेक्स है इट्स अ मेल और अ फीमेल, ठीक है, लेकिन उसके बाद उस बेसिस पे कि तुम एक लड़की हो, तुमको ऐसे चलना है, तुम एक लड़के हो, तुमको ये सारे काम करने, हम उनको क्या एक डाइवर्स वो देते हैं कि तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, तुमको वैसे चलना है, तुमको ऐसे जीना है, हम उनको एक कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशली एंड द साइफ, जो उनका जो प्रोसेस होता है ना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, उनको उनको हम एक काम देते हैं, ठीक है, हमको डाइवर्स करते हैं। जबकि दिस इज नॉट लाइक अ पर्सन शुड डू, या इवन कि वी रेड इट इन द लास्ट चैप्टर कि कितना हम लोग इन चीज़ों पे लोगों को कितना दिक्कत होता है कि जो हम क्रिएट करते हैं बाय आवर ओन। देखिए द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड द जेंडर, ठीक है, सेक्स एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, बायोलॉजिकल वेरिएशन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो हम लोग इस बेसिस पे जिस बिकॉज ऑफ मेल और अ फीमेल, उस बेस पे तुमको सोशली, कल्चरली, बिहेवियरली, इमोशनली कैसे होना चाहिए, तो उसे हम बताते हैं जेंडर, ठीक है, कि अब तुम क्या करोगे, तुम तो ऐसी हो, तुमको ऐसे चलना है, तुमको ऐसे जीना है, उस बेस पे हम लोगों को क्या करते हैं, डिस्टिंक्शंस करते हैं, तो उसे हम बताते हैं जेंडर, ठीक है। तो उसके बाद हम उन पे क्या क्या देते हैं, मेस्कुलिन, फेमिनाइन और द मेन जो होते हैं वो जेंडर ग्रुप्स देखे जाते हैं। तो देखिए यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल कि हाउ इज़ इट डिफरेंट, ठीक है, कि अगर तुम यू आर अ गर्ल तो तुम्हारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम्हारा ये एट्रीब्यूट्स है, तुम ऐसी हो, इफ़ यू आर अ मेल तुम ऐसे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स है, ये तुम्हारी इंटाइटलमेंट्स हैं, दिस इज हाउ द थिंग्स गो, जो हमने कल्चरली या बिहेवियरली हम लोगों ने इनको दे रखे हैं काम। तो क्या फैक्टर्स हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है, अब जब हम यूपीएससी के एग्जाम देते हैं ना, तो इनका बड़ा अच्छा इन डेप्थ स्टडी होता है इन चीज़ों का, जेंडर इनइक्वालिटी का। तो क्यों है ये सारा चीज़, तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके पास, लीगल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है, आपके सारा पढ़ना पड़ता है। जैसे आप देखिए लेबर पार्टिसिपेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी, एक्सेस टू क्रेडिट, प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन को कितना मिलता है, तो सारी फैक्टर्स को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं इन ऑल दिस। कल्चरल प्रेफरेंसेस जैसे मैटर्स प्रेफरेंस है, रोल ऑफ सन्स इन रिलीजियस रिचुअल्स, पेट्रीलिनियल होना चाहिए, जेंडर इश्यूज इन द कैरिकुलम इन इंडिया, इंडिया में क्या इश्यूज है जेंडर अबाउट द कैरिकुलम के, फिजिकल एक्सरसाइज बेटर कौन करता है, बॉयज देन गर्ल्स, गर्ल्स आर बेटर एट होम एक्टिविटीज सच एज सेविंग एंड कुकिंग, जो हम सोचते हैं, जो हमने दिमाग ही रखा है बना के हर चीज़ के बारे में।
तो व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स, उसमें जैसे हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस है, सोशल कस्टम्स, हमारा एजुकेशन, हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस हम करते हैं, डॉवरी होता है, इनइक्वालिटीज़ इन एग्रीकल्चर है हमारा, मतलब वुमेन तो बहुत काम करती है एग्रीकल्चर फील्ड में बट उसके नाम कोई ज़मीन कुछ नहीं होता है। सोशल एटीट्यूड हमारा कैसा, हमारा अवेयरनेस कितना लैकिंग है अबाउट द वुमेन, वुमेन के टूवर्ड्स हम कितनी ज़्यादा इंसेंसिटिव है। तो ये सारा सोशल फैक्टर्स दिखता है। Then you can see the different reports and the indices, ठीक है, rankings related to India के, General Development Index 2020 by UN, Inequality Index by 2020 by UN, Development है, Inequality है, फिर Sustainable Development Goal, Gender Index by Equal Measures 2020, तो कहाँ पे किस कंट्री का क्या, इंडियन 95th रैंक आउट ऑफ 129 कंट्रीज, यहाँ पे इंडिया 112 रैंक है, यहाँ पे इंडिया का 123rd रैंक है। तो ऐसे इनका इंडेक्सेस बनता है कि किस कंट्री में कितना इनइक्वालिटी है, जेंडर बेस्ड कितना वायलेंस होता है, जेंडर बेस्ड क्या हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में। एक और इंडेक्स है, इसको हम बताते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या होता है, तो दिस इज़ आवर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कौन आपका बनाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें बेसिक देखी जाती है जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज़ इन द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन द अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन में, हेल्थ में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। तो इंडिया 28 प्लेस पे ड्रॉप हुआ है, 40th प्लेस है इसका आउट ऑफ 156 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद जो वुमेन का पॉपुलेशन एंड मैन इन इंडिया 2019 में क्या है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कैसी है, तो इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें कितनी फीमेल है, कितने मेल्स हैं। तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, इन द जेंडर के जेंडर में। अगर आप यूपीएससी लेवल पीएससी लेवल पे जेंडर पढ़ेंगे तो इसको आप बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्स एंगल से, पर्सपेक्टिव से कवर अप करते हैं। तो वुमेन का क्यों पार्टिसिपेशन कम है इन इकॉनमी, क्या क्या है उसका, देखिए रेशो फॉर फीमेल्स एंड मेल्स कितना है, फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है, मेघालय में, छत्तीसगढ़ में कितना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर वुमेन कितनी है, एंड वुमेन को कितना राइट मिलता है इन द डिसीजन मेकिंग। तो सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स में कितना वुमेन है, कितनी कम है। फिर उसके बाद या घरों में आप देखिए, लोकसभा में देखिए, अलग अलग स्टेट्स में देखिए, घरों में कितना वुमेन का डिसीजन मेकिंग का कितना रोल है, आप खुद अपनी घरों में देख लीजिए। फिर एक कोविड-19 की वजह से वुमेन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इंक्रीज रिस्क हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ वुमेन का, हेल्थ इम्पैक्ट हुआ वुमेन का, ठीक है। तो बहुत सारे जो एपिडेमिक्स होते हैं ना, उससे भी वुमेन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज जो वुमेन है ना, चिल्ड्रन आर मोर वाल्नरेबल टू द एक्सप्लॉइटेशन एंड सेक्सुअल वायलेंस। इंडियन वुमेन फाइल्ड मोर डोमेस्टिक वायलेंस कम टू, इंडियन वुमेन ने बहुत ज़्यादा क्या कंप्लेंट्स करी है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 फेज ऑफ द कोविड-19, ठीक है, जो लॉकडाउन की वजह से हुआ। मतलब 10 साल में पहली बार इतना ज़्यादा केसेस आए हैं अबाउट इन द इंडियन वुमेन। तो 86% ऑफ वुमेन है ना जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वायलेंस, नेवर सॉट हेल्प। 77% ऑफ विक्टिम्स डिड नॉट इवन मेंशन, 77% बोलते भी नहीं है कि यार हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत मतलब हमारे साथ वायलेंस हो रहा है, वो बताते भी नहीं है। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ इम्पैक्ट कैसे होता है। देन कम्स द गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन कर रहा है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट लेजिस्लेशन बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे गवर्नमेंट ने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया है, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसको विशाखा केस भी बताते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1919, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन 1986, ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। जैसे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होता है किसमें, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मूवी, जो भी होता है, तो उसके खिलाफ, ठीक है, गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन किया हुआ है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, ये भी एक इसी का पार्ट हो जाता है। तो उसके बारे में क्या क्या रूलिंग्स हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड कितना इतना पॉपुलेशन इंडिया में कैसा है, वो सारी चीज़ें। फिर इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड जेंडर इनइक्वालिटी के रिलेटेड टर्म, जैसे जेंडर बजटिंग, वो क्या होता है, सन मैटर प्रेफरेंस क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन का क्या मतलब है। तो जेंडर बजटिंग क्या होता है, तो इनकॉर्पोरेट अ जेंडर पर्सपेक्टिव एट ऑल स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो उससे हमें क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ना, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए प्रोग्राम स्कीम्स में टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है, दोनों की नीड्स को देखने के लिए। तो उसके लिए जेंडर बजटिंग। तो मैटर्स एंड प्रेफरेंस, तो जो लास्ट चाइल्ड होता है इन इंडिया, द लास्ट चाइल्ड जो फर्स्ट बॉर्न है ना 1:82 है, जिसका मतलब है कि फेवर ऑफ बॉयज़ कितना ज़्यादा है कंपेयर टू द आइडल 6 रेशो जो 1:1.05 है।
तो मेडिसिन प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे आपके भी घर में आपने भी देखा होगा अपने रिलेटिव्स या नेबरहुड में कि जब तक किसी के यहाँ, जैसे किसी के यहाँ पे बेटियाँ हो जाती है, जब तक उसके बेटा नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू बच्चे रखते हैं, ठीक है। जब तक बेटा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं मेडिसिन प्रेफरेंस। मेडिसिन प्रेफरेंस हर एक गाँव शहर हर जगह ये एक प्रैक्टिस होता है कि जब तक कहीं पर बेटा नहीं होगा तब तक वो लोग कंटिन्यू बच्चा रखते हैं। इट डजेंट मैटर वो कितनी बेटियाँ पैदा हो, वो मैटर नहीं करता है, बट वो बहुत कंटिन्यू रखते हैं बच्चे। उसे कहते हैं मेडिसिन प्रेफरेंस। जब तक बेटा ना हो तब तक कंटिन्यू बच्चे रखने हैं। तो मिसिंग वुमेन क्या होता है? इट्स द नंबर ऑफ वुमेन हु गो मिसिंग ईच ईयर अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स के हर साल, ठीक है। जो वुमेन क्या मिसिंग जाती है, कैसे? या तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की वजह से, डिजीज़ की वजह से, निगलेक्ट की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बिकॉज ऑफ दैट जो वो दे कांट सर्वाइव। तो ये सारी चीज़ें हैं जेंडर इनइक्वालिटी से टर्म रिलेटेड। तो अब आपने देखा जो जेंडर है ना एट द यूपीएससी एंड द पीसी लेवल कितना वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें कितना आपको वास्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसको कितना वास्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये जो इसका बेस हमें बनाता है वो कौन? आपका एनसीईआरटी बनाता है। जैसे हमने पढ़ा ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड अ गर्ल, स्टीरियोटाइपिंग हमने पढ़ा, तो वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इसका बेस बनाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।